हेलो स्टूडेंट, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसका हम फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि प्रोडक्शन के 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड होती है फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल जो कैपिटल है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, वो होता है फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड होता है वर्किंग कैपिटल। और फोर्थ जो पार्ट है वो है ह्यूमन कैपिटल। इस पार्ट में हम करेंगे कि लैंड इज फिक्स्ड, जो लैंड है वो फिक्स्ड है। और दूसरी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है कि फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। तो वहाँ के जो 75% लोग हैं पीपल, वहाँ के 75% जो पीपल हैं वो लोग वर्किंग करते हैं, डिपेंड हैं फार्मिंग पर अपनी जीविका के लिए। इसके अलावा चाहे वो फार्मर्स हों या फिर फार्म में काम करने वाले लेबरर्स हों। एक चीज़ जो होती है वो हमेशा याद रखने की चीज़ है कि बेसिक कंस्ट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन, जो फार्म प्रोडक्शन होता है उसका एक लिमिटेशन होती है। और लैंड एरिया भी जो होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। अगर हम पालमपुर की बात करें तो 1960 से वहाँ पर लैंड एरिया जितना भी था उसी में ही खेती की जा रही थी। और बाकी जो वहाँ पर कुछ वेस्ट लैंड था उसको भी उसमें कन्वर्ट किया गया। जैसे कुछ बंजर ज़मीन होती है उसको भी खेती करने के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। लेकिन अब कोई भी स्कोप नहीं है कि वहाँ पर और नया जो लैंड है उसको लाया जाए कल्टीवेशन के लिए। इसमें एक मेन चीज़ जो मेन नोट्स आपको याद रखना है वो ये है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, लैंड को नापने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हेक्टेयर है। और दूसरा जो गांव में बीघा और गुनिया भी कहा जाता है लोकल यूनिट्स में ज़मीन नापने के लिए। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा कोई रास्ता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही सेम लैंड से ज़्यादा फसलें उगा सकता है। इसमें आप पढ़ेंगे तो ये जो पालमपुर है ये मैंने आपको पहले बताया कि ये एक इमेजिनरी विलेज है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है, रिसेंबल किया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट में। और यहाँ का जो जितना भी लैंड है वो सारा क्या है कल्टीवेटेड है, यानी वहाँ पर सब में खेती होती है। कोई भी जो लैंड है वो आइडल नहीं है, यानी कोई भी जो लैंड है इस समय वहाँ पर वेस्ट नहीं है। रेनी सीजन की फसलें, रेनी सीजन की फसलों को बोला जाता है खरीफ। ये आपको याद रखना है कि जितनी भी रेनी सीजन की फसलें होती हैं उनको खरीफ बोला जाता है, खरीफ की फसलें। और इसमें क्या क्या बोया जाता है खरीफ की फसलों में? राइस बोए जाते हैं, ठीक है, और ज्वार और बाजरा। लेकिन अगर हम बात करें पालमपुर की तो पालमपुर में राइस का कहीं जिक्र नहीं है। वहाँ पर सिर्फ खरीफ फसलों में ज्वार और बाजरा की बात की गई है कि वहाँ पर जो है ज्वार और बाजरा की फसलें उगाई जाती हैं। वो किसके लिए ये प्लांट उगाए जाते हैं? उनके कैटल्स के लिए, कि उनके कैटल्स का चारा बन सके, यानी उनके जो जानवर हैं उनके लिए वो चारा बन सके। और आलू की फसल जो होती है वो कब होती है? वो होती है अक्टूबर से दिसंबर तक। और विंटर सीजन की फसलों को क्या बोलते हैं? रबी बोलते हैं, रबी। और जो रबी की फसल है आपको ये याद कैसे रखना है कि रबी की फसल में राइस नहीं होते हैं। राइस जो है वो होता है खरीफ की क्रॉप में, रबी में राइस नहीं होता। तो इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? इसमें होती है गेहूं और चने, ग्राम जिसको चने बोलते हैं, और पोटैटोज होते हैं, पीज होते हैं, ये होते हैं रबी की फसलों में। पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी गेहूं जो वहाँ पर जितनी भी गेहूं पैदा होती है तो पहले उसको अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए, यानी उनको अपनी फैमिली के लिए जितना चाहिए उसको पहले रख लेते हैं। और बाकी का जितना भी सरप्लस होता है, गेहूं बचता है, उसको रायगंज, क्योंकि मेन पास में ही पड़ता है उनको मार्केट, तो वहाँ के मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। और बाकी की जितना पार्ट बचता है कुछ एरिया, वहाँ पर वो शुगर केन यानी गन्ना बो देते हैं। गन्ना जो होता है, गन्ने की फसल, वो 1 साल के लिए होती है, वो पूरे साल में लगाया जाता है। और बाकी जो फसलें होती हैं वो आपने देखा होगा कि राइस और व्हीट जो ये हैं ये सीजन बाय सीजन होती हैं। मतलब रेनी सीजन में धान उगाया जाता है और बाद में विंटर सीजन में गेहूँ को उगाया जाता है। और लेकिन जो गन्ना होता है वो रॉ मटेरियल है जैगरी के लिए, यानी गुड़ के लिए। जैगरी कहते हैं गुड़ को। और वो कहाँ बेचा जाता है? गुड़ बना करके वो बेचा जाता है शाहपुर में। पालमपुर के लोग जो हैं गुड़ को बेचते हैं शाहपुर में, और जो गेहूं है उसको रायगंज में बेचते हैं। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये है व्हीट, गेहूं, बाजरा, शुगरकेन, पोटैटो। ये सब चीज़ें पालमपुर में कैसे हो पाती हैं? बिकॉज ऑफ ओनली द मेन रीज़न इज़
वेल सिस्टम, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन कहते हैं सिंचाई को, क्योंकि वहाँ पर जो सिंचाई का सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छे से डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ जल्दी आ गई थी, तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा ट्रांसफॉर्म का सिस्टम ऑफ इरिगेशन पर, तो वो वहाँ पर पेरिशियन जो व्हील थे उसका था। पहले जो सिंचाई होती थी पेरिशियन व्हील से होती थी, अब जो है वहाँ पर सिंचाई होती है ट्यूबवेल से। और जो ट्यूबवेल पहली बार वहाँ लगाया गया वो लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटी दी, उससे उन्होंने जो पहला वहाँ लगाया गया ट्यूबवेल वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया। लेकिन बाद में जो वहाँ के फार्मर्स थे उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने स्टार्ट कर दिए, और इसका रिजल्ट ये रहा कि मिड 1970s में इंटायर कल्टिवेटेड एरिया 2 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड, यानी वहाँ का जो 2 हेक्टेयर्स एरिया था वहाँ पर सिंचाई हो रही थी, बिकॉज ऑफ ओनली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स। नेक्स्ट बात की गई है पूरे इंडिया की, तो इंडिया में जितने भी विलेज हैं वहाँ पर हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन अभी भी नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेविनाइन प्लेन, जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हुए प्लेन्स हैं वहाँ पर वेल इरिगेटेड एरियाज़ हैं वो, और या फिर कोस्टल रीजन जो समुद्र तटीय मैदान है वहाँ पर अच्छे से सिंचाई हो पाती है। यहाँ तक बात करें हम प्लेट्यू रीजन्स की, यानी दक्कन प्लेट्यू की, और वहाँ पर जो अभी भी है लो लेवल है इरिगेशन का ऑफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया इन द कंट्री। हमारे जो पूरा कंट्री में जो कल्टीवेटेड एरिया है पूरा, उसका जो 40% है, आज भी उसका सिर्फ 40% ही इरिगेट हो पाया है, ओनली 40% इंडिया में अभी तक। बाकी सारा एरिया जितना भी लैंड एरिया है वो अभी भी रेनफॉल पर ही डिपेंड करता है, यानी बारिश होती है तभी यहाँ के किसान खेती कर पाते हैं, अदरवाइज़ खेती भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा फसलें एक ही साल में उगाना सेम लैंड पर, वो होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे कि अगर हमने अभी पालमपुर की बात की तो वो लोग क्या उगाते हैं, ज्वार और बाजरा उगाते हैं, और साथ ही उगाते हैं गेहूं को रेनी सीजन में, ज्वार और बाजरा, और बाद में उगाते हैं गेहूं को रबी की फसल के रूप में। और इसके अलावा जो वहाँ पर थर्ड फसल के रूप में उगाते हैं, थर्ड क्रॉप के रूप में, वो उगाते हैं पोटैटोज़ को, आलू की फसल होती है थर्ड फसल, यानी 2 मेन्स क्रॉप्स होती हैं जिसमें ज्वार और बाजरा है, और एक है आपकी गेहूं वीट, और थर्ड जो क्रॉप के रूप में उगाए जाते हैं वहाँ उगाए जाते हैं आलू। या पिक्चर में देख सकते हैं वीट, बाजरा, शुगर केन एंड पोटैटो। जो शुगर केन है वो एक साल के लिए अलग सा एरिया छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये 1 ईयर में गन्ना होता है। शुगर केन की फसल जो होती है पूरे ईयर के लिए होती है। अभी आपने ऊपर देखा कि एक वे है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन का, मल्टीपल क्रॉपिंग, और दूसरा मेथड क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या होते हैं? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए आप इस पिक्चर को पहले ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? HVYV सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, फार्म मशीनरी, डीजल, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, कैनल्स के द्वारा, डैम्स के द्वारा, पंप सेट के द्वारा, और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। ये सारे जो मेथड्स हैं ये मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स हैं। इन चीज़ों का यूज़ करके, यानी अच्छी क्वालिटी का बीज और फर्टिलाइजर्स, पहले तो गोबर की खाद डाली जाती थी जिसको मैन्योर बोला जाता है, और आजकल जो है फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं खेती करने के लिए, और फार्म मशीनरी यानी ट्रैक्टर, हैरोज वगैरह, थ्रेशर, और इसके अलावा जो कंबाइन और पेस्टिसाइड जो होती हैं, कीटनाशक दवाओं को कहते हैं, जो जितनी भी कीटनाशक दवाएं हैं उनको बोला जाता है पेस्टिसाइड्स। और ये जो कैनाल्स है यानी नहरें, और इरिगेशन के लिए डैम्स, और ट्यूबवेल, पंप सेट, और बिजली यानी ट्यूबवेल जो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो ये सारे मेथड्स जो हैं ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। इनसे क्या होता है कि जितना टाइम ट्रेडिशनल खेती करने में क्या होता है कि उसमें हैरोज, बैल, बुलक कार्ट्स चाहिए होते हैं, तो उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगती है, और आजकल जितने भी मॉडर्न मेथड्स हैं उनसे खेती करने में टाइम भी कम लगता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि जो जितने भी ये बीज होते हैं अच्छी क्वालिटी के, और मशीनरी पे, इन पे जो इन्वेस्टमेंट है यानी फार्मर्स का खर्चा है वो ज़्यादा आता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए ली जाती हैं जितनी भी मशीनरी टूल्स हैं, ये आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, तो ये तो फिक्स्ड कैपिटल हैं, तो इसका इन्वेस्टमेंट वो लॉन्ग टाइम के लिए कर चुके होते हैं। तो इसलिए जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं
उनको खेती में काफ़ी बेनिफिट भी होने लगा है। टिल मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वन विद रिलेटिवली लो यील्ड। जो 1960 से पहले जितने भी सीड्स यूज़ हो रहे थे कल्टीवेशन में, खेती में, वो ट्रेडिशनल थे और लो क्वालिटी के थे। उसमें क्या होता था, लेकिन उसमें इरिगेशन की कम ज़रूरत पड़ती थी, यानी सिंचाई करने की कम ज़रूरत पड़ती थी। उस समय जो फार्मर्स होते थे वो काऊ डंग का यूज़ करते थे और नेचुरल मैन्योर का यूज़ करते थे एज फर्टिलाइज़र, उर्वरक के रूप में नेचुरल मैन्योर और काऊ डंग यानी गोबर की खाद का यूज़ करते थे। और जो फार्मर्स सिर्फ वही लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते थे जो उनको बाय कर पाते थे यानी खरीद पाते थे, लेकिन जो लोग उनको खरीद नहीं पाते थे तो वो लोग उनमें सिर्फ काऊ डंग का ही यूज़ करते थे। जो ग्रीन रिवोल्यूशन आई वो आई लेट 1960 के बाद। इसको इंडियन फार्मर्स ने जब अपनाया ग्रीन रिवोल्यूशन को, इसको बोलते हैं हरित क्रांति हिंदी में, तो इसका यूज़ किया गया वीट और राइस की वेराइटीज़ में, HYVs सीड में, यानी जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं सीड की उसके लिए, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, यानी उनका अच्छी वैरायटी के बीजों का यूज़ किया गया ट्रेडिशनल बीजों की जगह पर। क्योंकि जो HYV सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स होते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि वो ग्रेटर अमाउंट में ग्रेन देंगे एक सिंगल प्लांट से। अगर आप अपने दादाजी या किस से पूछेंगे, नाना जी से पूछेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि पहले गेहूं की जो खेती होती थी यानी 1 हेक्टेयर से कितनी गेहूं निकलती थी और आज के टाइम में कितनी निकलती है, तो वो आपको इसको और अच्छे से बता पाएंगे। HPY सीड्स हैं, इससे क्या हुआ है कि पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन पॉसिबल हुआ है, लेकिन इसके लिए ये चीज़ ज़रूर गलत भी कह सकते हैं क्योंकि इसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसकी वजह से कई जगहों पर जो है अंडरग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम आने लगी है सामने। और इसके साथ साथ जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, इनका भी यूज़ जो है पहले से ज़्यादा बढ़ा है और ये भी जो है अंडरग्राउंड वाटर में मिलते जा रहे हैं सॉइल के माध्यम से। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये फर्स्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ट्राई करा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को इंडिया में। और इन जो एरियाज़ हैं, ये जो स्टेट्स हैं, इन्हीं में सबसे पहले जो ट्यूबवेल्स स्टार्ट किए गए थे इरिगेशन के लिए और इन्हीं स्टेट्स में सबसे पहले HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स फार्मिंग में यूज़ किए गए थे। और इनमें से कुछ लोग जो है मशीनरी लेकर आए जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, और जिससे क्या हो रहा है कि बहुत बड़े एरिया में प्लाउइंग हो रही है और हार्वेस्टिंग जल्दी हो रही है। और ये सब किसका रिवार्ड है, ये सारा रिवॉर्ड जो है ये जाता है, इसका सारा जो क्रेडिट जाता है ये जाता है हाई यील्ड ऑफ वीट को। यानी जितनी भी मॉडर्न फार्मिंग्स के मेथड हैं उससे क्या हुआ है, प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंग हुई है, बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग हुई है। पहले जहाँ यहाँ पालमपुर की बात की गई है तो पालमपुर में जो गेहूँ थी ट्रेडिशनल वेराइटीज़ से 1300 कुंटल पर हेक्टेयर होती थी। जहाँ पर जो HYV सीड्स की किससे शुरुआत की गई तो यहाँ पर ये बढ़ कर के 3200 पर केजी पर हेक्टेयर पर पहुँच गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।